नमस्ते बच्चों। मॉडर्न पोएट्री के अंतर्गत हमें आगे एक नई कविता पढ़ने को है। कविता का नाम है खर की ओर, कवि का नाम है नरेश मेहता। अभी तक हमने इंसान और कुत्ते, उज्जल हारिल, वक्त, ये तीनों कविताएं पढ़ चुकी हैं। तो अगली कविता है खर की ओर। कविता की ओर जाने से पहले कवि के बारे में जानना जरूरी है। आइए देखेंगे नरेश मेहता के बारे में। नरेश मेहता का जन्म सन 15 फरवरी 1922 में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर कब्जे में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपने एमए किया। आपने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य किया। नरेश मेहता दूसरा सप्ताह के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध है। सन 2000 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नरेश मेहता दूसरा सप्ताह के प्रमुख कवि हैं। कीर्ति चौधरी के बारे में भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। वो किस सप्ताह के कवि है इसके बारे में मैंने आपसे कहा था। तो ये जो है नरेश मेहता जो है दूसरे सप्ताह के प्रमुख कवि हैं। 2000 में उनकी मृत्यु हो गई और उनका जन्म तो 15 फरवरी 1922 में हुआ। नरेश मेहता ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि एवं उन शीर्षस्थ लेखकों में से हैं जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया। नरेश मेहता ने इंदौर से प्रकाशित 14 संसार हिंदी दैनिक का संपादन भी किया। तो इन सभी बातों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद में रखने को है। नरेश मेहता का जन्म कहाँ और कब हुआ और उनका निधन कब हुआ, वे किस सप्ताह के कवि हैं, तो वो किस दैनिक का संपादन किया। तो उनका जन्म तो 15 फरवरी 1922 में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर कब्जे में हुआ। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया था और वो दूसरे सप्ताह के कवि हैं। 2000 में उनका निधन हुआ और वो जो है इंदौर से प्रकाशित 14 संसार नामक दैनिक का संपादक रहे थे। उनकी प्रमुख रचनाएं अरण्या, उत्तर कथा, चैत्या, दो एकांत, प्रभात पर्व, बोलने दो चिड़को, इतने जो हैं नरेश मेहता के बारे में समझने के लिए जो बेसिक जानकारी है। आगे हम कविता की ओर जाएंगे। कविता का नाम है खर की ओर। वो जिसकी पीठ हमारी ओर है, अपने घर की ओर मुंह किए जा रहा है, जाने दो उसे अपने घर। हमारी और उसकी पीठ ठीक ही तो है, मुंह यदि होता तो भी हमारे लिए वह सिवाय एक अनाम व्यक्ति के और हो ही क्या सकता था। पर अपने घर परिवार के लिए तो वो केवल मुंह नहीं, एक संभावनाओं वाली ऐसी संज्ञा जिसके साथ संबंधों का इतिहास होगा और होगी प्रतीक्षा करती राग की एक संपूर्ण भागवत कथा। तो वो जिसकी पीठ हमारी ओर है, एक व्यक्ति जो है सवेरे से लेकर शाम तक काम करने के बाद अपने घर की ओर जा रहे हैं, उसे देख के कवि बता रहा है कि वो जाने वाला व्यक्ति जो है जिसकी पीठ हमारी ओर है, उस व्यक्ति का पीठ तो हमारी ओर है, वो अपने घर की ओर देखते हुए चले जा रहे थे। तो उसे जाने दो, उसे रोको मत। हमारी और उसकी पीठ ठीक ही तो है, वो जिस ओर जा रहे थे तो हम जिस ओर खड़े थे हमारी ओर उनका पीठ दिखाई देता है, वो तो ठीक है। मुंह यदि होता तो भी यह हमारे लिए वो सिवाय एक अनाम व्यक्ति के और हो भी क्या सकता था। यदि उसका जो चेहरा हमारी ओर है तो भी हमारे लिए वो व्यक्ति एक अज्ञात व्यक्ति के सिवाय और कुछ भी नहीं है। पर अपने घर परिवार के लिए तो वो केवल मुंह नहीं, एक संभावनाओं वाली ऐसी संज्ञा जिसके साथ संबंधों का इतिहास होगा
और होगी प्रतीक्षा करती राग की एक संपूर्ण भागवत कथा। तो कवि बता रहे हैं कि वो व्यक्ति हमारे लिए सिर्फ एक अज्ञान व्यक्ति है, लेकिन उनके घर परिवार वालों के लिए तो वो केवल एक चेहरा मात्र नहीं, अनंत संभावनाओं वाली एक संज्ञा है, क्योंकि उनके जीवन की सारी बातें जो है उस व्यक्ति से निर्भर होता है। वो व्यक्ति और उस घर के जो मालिक होते हैं, उस घर के सब कुछ होता है। वो उस घर के बाप होंगे शायद। वो काम करके अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को खिलाते हैं। वो काम करके जो वापस अपनी घर की ओर जा रहे थे, तो उस व्यक्ति का जो पीठ हमारी ओर है, वो व्यक्ति अपने घर की ओर देखते हुए आगे चले जा रहा है। तो कवि बता रहे हैं, अगर उस व्यक्ति का चेहरा हमारी ओर है तो भी वो व्यक्ति हमारे लिए सिर्फ एक अज्ञात व्यक्ति ही रहेंगे, लेकिन उस घर परिवार के लोग जो उस पर निर्भर रहते हैं, उन लोगों के लिए, उन घर परिवार के लोगों के लिए वो व्यक्ति सिर्फ एक चेहरा मात्र नहीं, अनंत संभावनाओं वाली एक संज्ञा है, जिसके साथ संबंधों का इतिहास होगा, क्योंकि उस घर में जो भी लोग रहे होंगे उनके साथ इस व्यक्ति का संबंध जुड़ा हुआ होता है। संबंधों का एक चरित्र भी होगा, एक इतिहास भी होगा, और होगी प्रतीक्षा करती राग की एक संपूर्ण भागवत कथा। यानी कि उस घर में जो भी लोग रहते हैं, वो लोग उनसे एक प्रकार के प्यार रखते होंगे। यदि उस घर में जो लोग रहते हैं उनके पिता है, ये व्यक्ति है, तो भी बच्चों का प्यार उन्हें मिलेगा। उस घर के जो वहां पर रहने वाले के जो पति है, तो उसी का राग उस पर ही रहेगा, प्यार उस पर ही टिका हुआ रहता है। तो इसलिए कवि बता रहे हैं, इस व्यक्ति से उस घर के लोगों की जो बहुत सारी रिश्ते होंगे, वहां पर उस व्यक्ति के माँ बाप भी रहा करते होंगे। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जिनके साथ संबंधों का इतिहास होगा, तो वहां पर उनकी प्रतीक्षा करके बैठने वाले लोग होंगे। तो इसलिए कवि कहता है कि होगी प्रतीक्षा करती राग की एक संपूर्ण भागवत कथा। तभी तो वह हाथ में तेल की शीशी, कंधे की चादर में बच्चों के लिए चुरमुरा, गुड़ या मिठाई, या अपनी मुनिया के लिए होगा कोई खिलौना, और निश्चित ही होगी बच्चों की मां के लिए भी। तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी घर की ओर मुड़कर जा रहे थे, उस व्यक्ति से संबंधित बातें कवि हमें बताना चाहते हैं। वो व्यक्ति हमारे लिए सिर्फ एक अज्ञान व्यक्ति है, लेकिन अपने घर परिवार वालों के लिए अनंत संभावनाओं वाली एक संज्ञा है। वे लोग जो है इसकी प्रतीक्षा में घर में बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो वहां पर एक प्रकार के प्यार का जो बॉन्ड होता है, तो इसलिए जो उस घर में बैठ के इसकी प्रतीक्षा करने वालों के लिए वो क्या करते हैं, काम करके वापस घर जाते वक्त, इसी कारण वो प्यार का एक बॉन्ड वहां पर होने के कारण वो घर जाते वक्त अपने हाथ में जो है घर के लिए आवश्यक सामान वो खरीद कर लाते हैं। हाथ में तेल की शीशी, उनके हाथ में एक तेल की शीशी है जिसमें तेल है। वो घर के आवश्यक चीजों को लेकर घर जा रहे हैं। तेल की शीशी है और उनके कंधे में जो चादर है उसमें अपने बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें वो खरीद कर रखा हुआ है। और अपनी छोटी सी बेटी के लिए उन्होंने क्या किया, मुनिया के लिए खिलौना भी खरीद कर उसमें डाला है। और खास तौर पे अपनी बच्चों की माँ जो है, उनकी पत्नी जो है, उनके लिए भी उन्होंने कुछ चीज खरीद कर उसमें रखा हुआ होगा, ये कवि बता रहे हैं। तो काम करके शाम को वापस घर जाने वाले एक व्यक्ति का जो चित्र कवि यहाँ पर खींच रहे हैं, वो व्यक्ति से उस परिवार के लोगों के जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो लोग, परिवार के लोग जो है इसकी प्रतीक्षा में वहां पर बैठे हुए होंगे। वो किसी के बेटा होगा, किसी के पति होगा, किसी के बाप होंगे।
उस घर के मुखिया हैं, तो वो शाम को अपने घर जाते वक्त हाथ में जो शीशी तेल की शीशी होंगे और बच्चों के लिए जो खाने की चीज वो खरीद कर रखे हुए होंगे, गुड़ होंगे, मिठाई होंगे, और अपनी छोटी बेटी के लिए खिलौना भी खरीद लिया है और अपने जो पत्नी के लिए भी उन्होंने कुछ खरीद कर रखा हुआ है। और निश्चय ही होगी बच्चों की मां के लिए भी। जाने दो, उसकी इस व्यक्तिगत गोपनीयता की गांठ हमें नहीं खोलनी चाहिए। तो कवि बता रहे हैं उस व्यक्ति को जाने दो, उनकी वैयक्तिक जो बातें होती है, व्यक्तिगत जो रहस्य होते हैं, उसे हमें यहाँ पर नहीं खोलना चाहिए। वो जिस उत्सुकता और तेजी से चल रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि एक दिन में वो पूरी पृथ्वी नाप सकता है सूर्य की तरह? तो उनके जाने के बाद ही घर में कुछ खाना पकाएंगे। तो इसी इरादे से वो व्यक्ति जो है अपने काम करके मिले हुए पैसे से कुछ चीजों को, आवश्यक चीजों को खरीद कर अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिस तेजी से जा रहे हैं, जिस उत्सुकता से जा रहे हैं, उसे देखकर कवि को लगता है कि वो एक ही दिन में पूरी पृथ्वी को नाप सकता है सूर्य की तरह। सूर्य जो है एक दिन से संपूर्ण पृथ्वी को नापते रहते हैं, बशर्ते उस सिरे पर सूर्य की ही तरह उसका भी घर हो, बच्चे हो। और तो सूर्य सवेरे उदित होता है और शाम को अस्त होता है। तो कवि को ऐसा लगता है सूर्य के भी इसी की तरह कोई बच्चा वगैरह हो, उनका भी घर हो, तो वो शाम को वहां पर चले जाते हो। जो सवेरे से लेकर शाम तक हमें प्रकाश दे के वो शाम को जो है अपने घर की ओर चले जा रहे हो, और उनके भी बच्चे हो, उनके भी घर परिवार हो शायद। तो इसलिए घर जाते व्यक्ति में और सूर्य में काफी कुछ समानता है। तो इसलिए कवि बताते हैं घर जाने वाले व्यक्ति और सूर्य में काफी समानता है। जो सूरज जो है सवेरे उगता है और शाम को वो बुझ जाते हैं, वो अस्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये व्यक्ति जो है सवेरे घर से निकलता है, सवेरे से लेकर शाम तक वो काम करता है, उसके बाद फिर वापस अपना घर जाते हैं। उसी प्रकार कवि यहाँ पर कहते हैं सूर्य का भी कोई घर परिवार हो, इसलिए वो शाम को गायब हो जाते हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं। सूर्य का अस्त होने को यहाँ पर कवि अपने घर की ओर जा रहे हैं, इस पर तुलना की है। तो इसलिए घर जाते व्यक्ति में और सूर्य में काफी कुछ समानता है। पुकारो नहीं, उसे जाने दो, हमारी ओर पीठ होगी तभी न घर की ओर उसका मुंह होगा। सूर्य को पुकारता नहीं जाता, उसे जाने दिए जाता है। तो इसलिए कवि बता रहे हैं जाते हुए व्यक्ति को पुकारे नहीं जाते, उसे जाने दो, क्योंकि हमारी ओर जाते समय हमारी ओर उसका पीठ होगा, तभी उसके मुंह अपनी घर की ओर होगा। वो घर की ओर लक्ष्य करके जा रहे हैं, तो इसलिए उनकी सारी की सारी दृष्टि और उनकी आंखें जो है अपनी घर की तरफ है, उनकी पीठ हम देख रहे हैं। तो सूर्य को पुकारा नहीं जाता, उसे जाने दिया जाता है। यदि सूर्य अस्त होता है तब हम उसे पुकारा नहीं जाता, हमें मालूम है जो शाम को वो अस्त हो जाता है, उसे पुकारा नहीं जाता। इसलिए कवि यहाँ पर बता रहे हैं नौकरी करके वापस अपने घर जाने वाले उस व्यक्ति को हमें जाना देना है, उसे नहीं पुकारना चाहिए, वो अपने घर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर कवि सवेरे से लेकर शाम तक काम करके फिर कुछ सामान खरीद के अपनी घर की ओर जाने वाले एक व्यक्ति का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वो व्यक्ति हमारी तरफ पीठ रखते हुए अपने घर की ओर देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे जाते हुए व्यक्ति को देखकर कवि बता रहे हैं उनके हाथ में शीशे, तेल के शीशे हैं, उनके जो हाथ में जो थैली है उसमें घर के लिए आवश्यक चीजें हैं, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ सामान खरीद के घर की ओर जा रहे हैं। तो उसके
जिस तेजी से वो जा रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है वो एक ही दिन में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेगा। वो सूर्य की तरह, तो सूर्य तो सवेरे उदित होता है, शाम को अस्त होते हैं, तो इसलिए कवि को ऐसा लगता है दोनों में समानता है। तो ये व्यक्ति जो है शाम को अपने घर की ओर जा रहे हैं, यदि सूर्य भी अपने घर की ओर जा रहे होंगे इसलिए वो अस्त होता है। तो सूर्य को हम ऐसे ही जाने दिए जाते हैं, उसे बुलाते नहीं, उसे पुकारते नहीं, उसे रोकते नहीं। इसी प्रकार घर की ओर जाने वाले व्यक्ति को नहीं पुकारना चाहिए, उसे जाने दिए जाता है। तो यहाँ पर एक कविता समाप्त होती है। अगली कक्षा में और एक कविता के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।